नाज़रीन, शाम भी जंग में कूद चुका है और इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। यह शाम की जानिब से किया जाने वाला पहला हमला है और उसने इसराइल में बड़ी तबाही मचाई है। इसके साथ साथ यमनी मिसाइल भी इसराइल में जाकर टकराए हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर के जो अमेरिकी जंगी बेड़े हैं वो भी यमनी मिसाइल को हवा में तबाह नहीं कर सके। इसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका को जंग का फाइनल मैसेज भेज दिया है और किसी भी लम्हे ईरान जो है वो जंग में शामिल हो सकता है। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं। गजा में फौजी महाज पर क्या हो रहा है, इसराइल को कितनी शिकस्त खाना पड़ रही है और गजा के जो निहत्ते फलस्तीनी हैं वो किन मजालिम से गुजर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। वो हकायक आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जो बाकी रिवायती मीडिया आप तक नहीं पहुंचा रहा, और अहम तरीन हकायक आज आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले हम शाम की बात कर लेते हैं। शाम की जानिब से इसराइल पर पहला हमला किया गया है और शाम ने ड्रोन लॉन्च किए हैं जो कि इसराइल के इलाट का जो इलाका है रेड सी के साथ, इजिप्ट और जॉर्डन के साथ, यहां पर आकर गिरे हैं और यह पोर्ट एरिया है इसराइल का। यहां पर आकर उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जो भी मिसाइल जॉर्डन की टेरिटरी से, उसकी एयर स्पेस से गुजरते थे जो कि इसराइल की तरफ जा रहे होते थे, तो जॉर्डन उनको हवा में तबाह कर देता था। लेकिन ये जो ड्रोन आए हैं सीरिया से, ये भी जॉर्डन की टेरिटरी से होकर आए हैं, लेकिन जॉर्डन ने इसको तबाह नहीं किया, उनको जाने दिया और उन्होंने इसराइल में जाकर बड़ी तबाही मचाई है। अब इस जंग का थोड़ा सा अगर मैं पश्चिम मंजर आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले इसराइल की जानिब से शाम पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई थी। शाम के जो दो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, दमिश्क का और अलीपो का, वहां पर उन्होंने स्ट्राइक्स की थी और उनके जो रनवे हैं उनको उड़ा के रख दिया था और वो नकारा हो गए थे। तो उसका रिएक्शन आना ही आना था। फिर शाम में जो वार्न कर रहा है कि जो गजा में एट्रोसिटीज हो रही हैं अगर वो नहीं रुकती तो फिर हम भी जंग में शामिल हो जाएंगे। तो अब ये पहला बड़ा रिएक्शन जो है वो सीरिया की जानिब से आया है। अगर आप अलीपो का एयरपोर्ट देखें तो ये दूसरे बॉर्डर के साथ है, तो इस तरह से इसराइल ने यानी बड़ा डीप जाकर उनकी फिजाइया ने अटैक किया था। तो डेफिनेटली उन्होंने इसका जवाब देना ही देना था। और सीरिया के हवाले से सबसे आम बात आप यह समझ लें कि सीरिया में बशार उल असद की हुकूमत है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, जिसको रशिया सपोर्ट करता है। तो शाम की जानिब से भी उठाया जाने वाला हर कदम, उसके पीछे ईरान की हिमायत और जो रशिया है उसकी हिमायत शामिल होती है। फिर रशिया का जो सबसे बड़ा खतरनाक ग्रुप है वैगनर ग्रुप, जो कि फ्रंट लाइन पर लड़ता है, जो कि उन जगहों पर जाता है जहां पर रशिया के लिए चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, तो वहां पर जाकर वो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। तो ये जो वैगनर ग्रुप है ये यूक्रेन में भी लड़ रहा है और ये सीरिया में भी है। और इसी वैगनर ग्रुप को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम देना है और एंटी शिप मिसाइल देने हैं ताकि हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल की फिजाइया से भी लड़ सके और उनकी नेवी से भी लड़ सके। तो वैगनर ग्रुप ने इस तरह से ये एयर डिफेंस और एंटी शिप मिसाइल हिजबुल्लाह को पहुंचाया कि यूएस की इंटेलिजेंस को भी नहीं पता चल सका। तो अगर हम इसराइल की अब सूरत हाल देखें तो लेबनान से अटैक्स पहले से हो चुके हैं, यमन ऐलान जंग कर चुका है और अब जो नया महाज है सीरिया का वो भी अब इसराइल पर बाकायदा खुल चुका है। तो रोज बरोज इसराइल घिरता चला जा रहा है और रोज बरोज इस्लामी मुल्क एक के बाद दूसरा जो है वो जंग में शामिल होता चला जा रहा है और अगले 10-15 दिनों में आपको और बड़े कंट्रीज जो हैं वो इस जंग में शामिल होते हुए नजर आएंगे। अब जरा बात कर लेते हैं यमन के हवाले से। यमन वो पहला मुल्क है जिन्होंने ऐलान जंग किया था और उन्होंने मुसलसल इसराइल का जीना हराम कर रखा है। उनकी जानिब से मुसलसल मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं। कल उनकी जानिब से बड़े बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो लॉन्च किए गए थे और उन्होंने आगे जाकर टारगेट को हिट किया और वहां पर बड़ी तबाही मचाई है। और इसमें भी आप सबसे अहम बात यह समझ लीजिए कि इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी जॉर्डन की टेरिटरी से होकर गए हैं और इससे पहले कई ऐसे मिसाइल हैं जो यमन की तरफ से गए थे और जॉर्डन की टेरिटरी में उनको तबाह किया गया था। लेकिन कल जो मिसाइल गए हैं यमन की जानिब से उनको जॉर्डन ने तबाह नहीं किया और वो उसकी टेरिटरी से गुजर कर गए हैं और उन्होंने इसराइल को हिट किया है। यानी सीरिया के भी उन्होंने ड्रोन जाने दिए और यमन के बैलिस्टिक मिसाइल भी उन्होंने जाने दिए। तो ये इस वक्त की और बहुत बड़ी तब्दीली है और जॉर्डन भी वाज़े तौर पर इसराइल को बड़े इशारे दे रहा है। और जॉर्डन पहले भी ये कह चुका है कि अगर आपने फोर्सफुली गजा के लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की तो ये हमारे लिए रेड लाइन होगा और हम इसे ऐलान जंग समझेंगे। अब बात कर लेते हैं हिजबुल्लाह की। लेबनान के बॉर्डर पर मुसलसल लड़ाई जारी है और रोज बरोज इसके स्केल में इजाफा होता चला जा रहा है। अब जो एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि वहां पर कुछ अंडरग्राउंड जो हॉस्पिटल इन्होंने बना रखे हैं
वहां पर सैकड़ों के हिसाब से जख्मी लाए गए, यानी बॉर्डर के साथ ये जो नहारिया का एरिया है जहां पर इससे पहले हिजबुल्लाह ने अटैक किया था, फिर जो हाइफा की बंदरगाह यहां पर उन्होंने अटैक किया था, तो यहां पर इन्होंने अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं जो कि जंग के दौरान ऑपरेट करते हैं। तो अब वहां पर सुनने में आया कि सैकड़ों के हिसाब से जख्मी वहां पर लाए गए हैं। फिर हिजबुल्लाह ने जो अमेरिकी जंगी बेड़े हैं उनको लास्ट वार्निंग जारी की है, उनको थ्रेट अलर्ट जारी किया है कि हम आपके जंगी बेड़ों को निशाना बनाएंगे। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है कि हिजबुल्लाह की जानिब से डायरेक्टली थ्रेट वार्निंग कर दी गई है। और इससे पहले जो पिछली हिजबुल्लाह के सरबराह की स्पीच हुई थी तो उन्होंने सारा जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया था और यह कहा था कि अमेरिकी जंगी बेड़े जो हैं वो हमारे निशाने पर हैं और वही हमारा हदफ है और अमेरिकी जो बेसिस हैं वो हमारा हदफ हैं। और अब बात कर लेते हैं ईरान की जानिब से। ईरान जो रोज बरोज जंग के करीब आता चला जा रहा है, कल ईरान की जो फोर्सेस हैं उन पर डायरेक्टली अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया था और ईरान पहले दिन से कह रहा है कि अगर गजा में मजालिम ना रुके, आम निहत्ते फलस्तीनियों का जो शहादतें हैं वो ना रुकी, तो फिर हम जंग में जाना हमारा नागुज़ीर हो जाएगा। और अब ईरान की जानिब से CIA चीफ और मुसाद को ऐलाने जंग का मैसेज पहुंच गया है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि कतर के जो अमीर हैं उन्होंने मुसाद जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है और CIA चीफ दोनों से मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद उन्होंने इन दोनों के पैगाम के तौर पर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको फोन किया। लेकिन ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि जो कुछ गजा में हो चुका है, यानी जितनी शहादतें कर दी हैं, जो मजालिम आपने ढा दिए हैं, अब यहां से वापसी मुमकिन नहीं। और आप ये एग्जैक्ट उनके वर्ड देख लीजिए कि द एक्सपेंशन ऑफ वॉर इज इनएविटेबल, कि जंग का अब बढ़ना, अब ये गजा से निकल कर इलाकाई जंग बनना अब ये नागुज़ीर हो चुका है, यानी कि अब ये हर सूरत होना ही होना है क्योंकि आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि भाई ये काम ना करो, गजा के निहत्ते लोगों को शहीद ना करो, आपने फौजी महाज से लड़ना है तो आप लड़ो, लेकिन निहत्ते लोगों का क्या कसूर है? तो आप रेड लाइन आपने क्रॉस कर दी है और अब जंग का फैलना अब नागुज़ीर हो चुका है, यानी अब हर सूरत में ये होना ही होना है। तो ये ईरान की जानिब से बहुत बड़ा ये मैसेज आ चुका है और इसमें आप पहली बार ये देखिए कि इससे पहले उनकी मिनिस्ट्री ने बयान जारी किए होंगे, उनके प्रेसिडेंट ने किए होंगे, लेकिन इसमें तो बाकायदा उनकी पैगाम दिया गया था, यानी पहले मुसाद का चीफ, CIA चीफ, उन्होंने पैगाम भिजवाया और उसका जवाब उन्होंने उनको दिया। और उस दरमियान में सालिस कौन थे? अमीर कतर। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो इस तरह ईरान अब किसी भी वक्त बतौर रियासत इस जंग में शामिल हो सकता है। अब यह बात जरूर ज़हन में रखिए कि जो कुछ यमन कर रहा है, जो कुछ लेबनान से हिजबुल्लाह करती है, जो कुछ सीरिया से बशार अल असद की हुकूमत करती है, या जो कुछ इराक की मलेशिया भी अब इसमें शामिल हो रही है, उन सब के पीछे जो हिमायत होती है, जो ग्रीन सिग्नल होता है, वो ईरान का ही होता है। लेकिन इससे पहले वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जंग में शामिल हो रहा था और इसराइल पर प्रेशर बढ़ा रहा था, लेकिन अब वो बतौर रियासत इस जंग के फैलने की बात कर रहा है। और जब ये बयान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है तो उसके बाद ही जो हिजबुल्लाह ने थ्रेट अलर्ट उनके जंगी बेड़ों को जारी किया है, ये इस बयान के बाद उन्होंने किया है। तो जो कुछ ईरान करवाना चाहता है पहले वो अपनी प्रॉक्सी से करवाता है, देन फिर वो खुद मैदान में आता है। अब जरा गजा के जंगी महाज की बात कर लेते हैं कि कहां कहां पर जंग जारी है और इनको कितनी इसराइली फौजियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले कल हमने आपको अपडेट किया था कि 136 से ज्यादा आर्मर्ड गाड़ियां इनकी तबाह हुई हैं और जिनमें बड़ी तादाद में इनके फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनका क्लेम है। और अब आप जरा नक्शे से समझिए कि इस वक्त लड़ाई कहां कहां पर जारी है और ये नक्शा इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इनको कितनी बड़ी जो है वो शिकस्त हो रही है वहां पर। अब देखिए ये जो ब्लू एरिया है, इनकी जो प्रेजेंस है वो सिर्फ इस ब्लू एरिया में यहां पर इनकी आर्मी मौजूद है। और जो कल रात जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई है, ये जो दो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर सबसे बड़ी लड़ाई हुई है, जिसके साथ अल शिफा हॉस्पिटल भी है कोस्टल लाइन के बिल्कुल साथ। अच्छा, अब ये नक्शा इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत इस तरह से है कि आप देखिए कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, हथियार, टेक्नोलॉजी, नेवी, फिजाइया, सारे वसाइल इन्होंने झोंक दिए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये सिर्फ बॉर्डर्स के साथ साथ मौजूद हैं। और ये बॉर्डर का भी वो एरिया है जो इन्होंने बमबारी इतनी की है कि वहां पर जो इमारतें हैं उनको मिलियामेट कर दिया, यानी उनको पहले मैदानी इलाका बनाया जैसे कि यहां पर कुछ था ही नहीं, कोई रिहायशी इमारतें थी नहीं, बिल्कुल जैसे कि मैदान था।
पहले इसको मैदान बनाया और फिर यहां पर ये आए हैं। तो ये इनकी शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। इनका टारगेट है कि हमने गजा सिटी में जाना है, और ये गजा सिटी से कोसों दूर है। हालांकि अल-शिफा हॉस्पिटल जो कि कोस्टल लाइन के बिल्कुल साथ है, और ये इनका 4 दिन पहले ये टारगेट था कि हमने वहां पर जाना है। तो ये 1 किलोमीटर का एरिया जो सफर है वो भी नहीं तय कर सके। अब जरा बात कर लेते हैं गजा के निहत्थे फलस्तीनियों के हवाले से। जो जुल्म उन पर ढाए जा रहे हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और दुनिया कांप गई है। इसलिए पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर औरतों, बच्चों और निहत्थे लोगों का खून बहाया जा रहा है वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं। और कल रात से सबसे खतरनाक बात यह हुई है कि इसराइल ने डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले वो बाकी जगहों पर अटैक्स कर रहा था, लेकिन कल से उन्होंने डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया, और बहुत बड़ी तादाद में, जिनमें अल-शिफा, अल-कुदस और इंडोनेशियन हॉस्पिटल खासतौर पर हैं, इन पर बहुत ज्यादा बमबारी की गई है। और आप ये स्टैट्स देखिए कि 16, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 5 सेकंड के भी कम अरसे में, 5 सेकंड से भी कम टाइम में 16 से ज्यादा बम जो है वो उनके अहाते में आकर गिरे हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा सेकंड नहीं था जब हमारे इर्द गिर्द, जब हमारे इलाके में बमबारी रुकी हो। तो ये कल सारी रात बगैर किसी वक्फे के ये बमबारी जारी रही, और अल-शिफा उनका सबसे बड़ा एक टारगेट था। अल-शिफा के अहाते में इतनी ज्यादा बमबारी की गई कि दर्जों वहां पर शहीद हुए हैं और सैकड़ों जख्मी हैं। और एक बम ऐसी जगह पर आकर गिरा उनके अहाते में। अब इनके अहाते में हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। अल-शिफा के अहाते में 40 से 60 हजार के करीब जो पनाह गुज़ीन है, उन्होंने अपने कैंप लगा रखे और वहां पर पनाह ले रखी है। अब यहीं पर जो फलस्तीन के जर्नलिस्ट हैं उनका कैंप भी लगा हुआ था, और एक बम जो है वो उनके कैंप से चंद मीटर की दूरी पर आकर गिरा है। अब गजा में कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, सिर्फ मकामी जो फलस्तीनी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं और गजा में ढाए जाने वाले मसालिम दुनिया को दिखा रहे हैं। और उसमें भी 37 फलस्तीनी जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं, और कईयों की फैमिलीज, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनकी बेटियां वो शहीद कर दी गई हैं। तो इनका जो ग्रुप है उसने खैमा जो है वो अल-शिफा हॉस्पिटल के अहाते में लगाया हुआ है। तो इससे चंद मीटर दूर बम आकर गिरा, और अगर वो इनके कैंप पर गिरता तो वो तमाम जर्नलिस्ट भी वहां पर शहीद हो जाते, और फिर वहां से रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचना था। अब ये डॉक्टर का बयान देखिए कि एवरीवन नोस हॉस्पिटल बिकमिंग ग्रेव यार्ड्स, कि हमारे अस्पताल जो है वो कब्रिस्तान बन रहे हैं, और ये सारी दुनिया जानती है। फिर उन्होंने कहा कि क्या दुनिया गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है जो गजा के लोगों की चीखें नहीं सुन पा रही। फिर वहां के एक जो रेस्क्यू एहलकार है, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि 15 साल की सर्विस में मैंने ऐसे मनाजर नहीं देखे। जंगे भी मैंने उसमें भी जाकर मैंने सर्विसेज दी हैं, बड़े बड़े हादसे भी देखे हैं, लेकिन जो कुछ आज हो रहा है ऐसे मसाले मैंने नहीं देखे। और इसीलिए उसने कहा कि इसराइल हैज नो मर्सी, कि ये बहुत जालिम है और इसमें बिल्कुल रहम नहीं है। और फिर वहां के लोगों का जज्बा देखिए। उस डॉक्टर ने कहा इतनी ज्यादा बमबारी जो कल रात हुई है, जो उनको डायरेक्ट अटैक किया गया है, और जो उसने कहा कि दुनिया अंधी और बहरी हो चुकी है, उसके बावजूद उसने कहा कि वी विल कंटिन्यू अंटिल द क्विश ऑफ ऑक्यूपेशन, कि इस ऑक्यूपेशन के खात्मे तक, इस कब्जे के खात्मे तक अपनी जानें देने के बावजूद हम अपनी जो जिद्दोजहद है वो उसी तरह से जारी रखेंगे और झुकेंगे नहीं। फिर आप ये एक नर्स का बयान देखिए कि जो अमेरिकन नर्स थी और कई सालों से यहाँ गजा में सर्विसेज दे रही थी, अब जंग की सूरत हाल में वो यहाँ से इवैक्यूएट किए हैं, और उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए क्या ऐसे इंकशाफात किए कि दुनिया लरस गई है। उस नर्स ने कहा कि मैंने गजा जैसे बहादुर लोग आज तक नहीं देखे। इसराइल की बमबारी के बावजूद अस्पताल के अमले ने घर जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे अगर दोबारा मौका मिला तो गजा के इन्हीं लोगों के साथ जाकर दोबारा काम करना चाहूंगी। ऐसे लोग मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। अब ये एक बड़ा लंबा इंटरव्यू था, लेकिन मैंने मुख्तसर सा उसका जो क्रक्स है वो आपके सामने पेश किया है। तो दुनिया के जो बात अमीर लोग हैं वो इसराइल की बमबारी को, इसराइल के जुल्म को और इनकी मुनाफकत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। और ये वही CNN है जो दुनिया भर में इनका हिमायत याफ्ता मीडिया समझा जाता है, लेकिन उसी के मीडिया पर बैठकर अमेरिकन नर्स इनको बेनकाब कर रही है। और आखिर में जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है मेहदी हसन, वो गजा की सूरत हाल को किस तरह से बयान कर रहे हैं, वहां पर खुराक की क्या सूरत हाल है। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि समटाइम फैमिली मेंबर्स हैव टू चूज के खाना कौन खाएगा, कि यानी अगर 10 फैमिली मेंबर हैं तो 2 ब्रेड अवेलेबल हैं, तो उसमें यह चूज करना पड़ता है कि ठीक है आज तुम खा लो, कल जो 2 ब्रेड मिलेंगी वो फिर दूसरा बंदा खा लेगा। यानी 10 लोगों को एक दिन में सारे खाना नहीं खा पा रहे। इतनी वहां पर खुराक की किल्लत है।
पानी और बाकी मसाइल हैं। तो ये कुछ तफसीलात थी, हकायक थे, मैंने आपके सामने रखे हैं। आप अपनी राय से जरूर आगाह करें। इजाजत, अल्लाह हाफिज।